Assalamualaikum. So in the previous lecture we discussed about some of the typical properties which are only related to gases, and these properties included diffusion, effusion, pressure, compressibility, mobility and the density of the gases. Now in this lecture we will discuss about some of the laws which are only related to gases. So on the first page there is a heading that laws related to gases and number 1 law is the Boyle's law. और ये जो लॉ है इसको हम लोग बॉयल्स लॉ इसलिए कहते हैं क्योंकि जिस साइंटिस्ट ने इस लॉ की स्टेटमेंट दी थी या जिसने इस लॉ को डिस्कवर किया था उनका नाम असल में रॉबर्ट बॉयल था। तो जैसे कि हेडिंग ली हुई है कि द बॉयल्स लॉ, इसके अंदर नीचे लिखा हुआ है इन 1662 में रॉबर्ट बॉयल ने पढ़ा द रिलेशनशिप, एक रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड प्रेशर ऑफ अ गैस, कि गैस का वॉल्यूम और उसका प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट का मतलब होता है कि हमें पूरे प्रोसीजर के अंदर टेम्परेचर उतना ही रखना है जितना हमने एक बार सेलेक्ट कर लिया, ना हमें टेम्परेचर उससे ज़्यादा करना है और ना ही टेम्परेचर हमने उससे कम करना है। तो इसको हम पढ़ेंगे कि ये है कांस्टेंट टेम्परेचर। सो इसमें हमें बता रहे थे कि 1662 में रॉबर्ट बॉयल ने पढ़ा एक रिलेशनशिप जो कि था किसके दरमियान, वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान ऑफ अ गैस के। जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो, मतलब ना हम टेम्परेचर को बढ़ाएं और ना कम करें, उस रिलेशनशिप को हम बॉयल्स लॉ के अंदर बताते हैं। इसके बाद लिखा हुआ है ही ऑब्जर्व दैट, उन्होंने ऑब्जर्व किया, देखा कि वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ गैस, कि गैस का कोई भी हमने मास लिया उसका जो वॉल्यूम है वो इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर, वो वॉल्यूम प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, प्रोवाइडेड कब, जब द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, ना हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे और ना ही हम टेम्परेचर को कम करेंगे। अब हम दोबारा पढ़ेंगे कि किसी भी गैस का कोई वॉल्यूम है, उस गैस का कोई ना कोई मास होगा, वो वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के, कब, जब टेम्परेचर को हम कांस्टेंट रखेंगे। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब होता है कि जो गैस का वॉल्यूम है वो प्रेशर को बढ़ाने से क्या हो जाएगा, कम, और ये वॉल्यूम बढ़ जाएगा जब हम प्रेशर को कम करेंगे। तो अब इसकी वजह क्या होती है कि ये प्रेशर जो है को बढ़ाने से किसी भी गैस का वॉल्यूम क्यों कम हो जाता है, या फिर इस प्रेशर को कम करने से किसी भी गैस का वॉल्यूम क्यों बढ़ जाता है। तो उसकी वजह ये है कि जब हम किसी भी गैस के ऊपर, वॉल्यूम है उस गैस का कोई, उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो क्या होता है कि गैस के वो मॉलिक्यूल्स जो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर थे, जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि जो गैस है अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा कम होती हैं। वजह क्या है, वजह ये है कि उस गैस के अंदर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। अब जब हम किसी ऐसी गैस के ऊपर टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हुए प्रेशर अप्लाई करते हैं तो उससे क्या होता है कि ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आने की कोशिश करते हैं। जबकि एक दूसरे के करीब आने की कोशिश करते हैं तो उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि वो वॉल्यूम जो पहले ज़्यादा था, वो गैस ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही थी, अब वही गैस कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी। क्यों? क्योंकि उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के करीब आ चुके हैं। अब आगे लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द वॉल्यूम V, इस लॉ के मुताबिक जो वॉल्यूम है उसको हमने उसका सिंबल बताया कि V है, ऑफ अ गिवन मास ऑफ गैस का, जिसके ऊपर हम बाद में जाकर प्रेशर अप्लाई करेंगे, उसका पहले कोई वॉल्यूम है, डिक्रीजेस विद द इंक्रीज ऑफ प्रेशर, और वो क्या कर रहा है, कम हो रहा है अगर हम प्रेशर को बढ़ा रहे हैं, एंड वाइस वर्सा का क्या मतलब होता है कि इसी के अपोजिट हो रहा है। मतलब जब हम लोग प्रेशर को बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम कम हो रहा है। अब अगर हम प्रेशर को क्या करेंगे, कम कर देंगे, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, वो खुद ब खुद बढ़ने लग जाएगा।
अब ये आगे क्या कह रहे हैं कि मैथमेटिकली इट कैन बी रिटन एज, कि मैथमेटिकली हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि वॉल्यूम इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, हमने प्रेशर को 1 प्रेशर लिखा है। क्योंकि हम प्रेशर को बढ़ाएंगे तो खुद ब खुद वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। जब हम क्या करेंगे, इसी प्रेशर को कम कर देंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसलिए हमने इसको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लिखा है। अब इसके आगे हम क्या लिखते हैं कि V = K/P। ये जो K है ये असल में प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के तौर पर इस्तेमाल हुआ है कि जब हमने प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया, जो हम ऊपर वाली इक्वेशन के अंदर लिख रहे थे कि वॉल्यूम इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, जब हमने इस इनवर्सली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाना है और उसकी जगह = लगाना है तो हम पहले K लगाएंगे उधर। दिस इज़ द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, कि ये जो K की वैल्यू है ये हमेशा कांस्टेंट रहेगी। अब इसके बाद हमने क्या कहा है कि जो P है वो = की राइट साइड पर डिवाइड हो रहा था, तो अब हम उसको = की दूसरी साइड पर ले जाएंगे तो वो खुद ब खुद जाकर क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो इसके बाद फार्मूला क्या बन जाएगा कि V × P, के V × P = K एंड दिस K इज़ द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। तो इसके तरीके से हमें क्या पता चल गया, हमें इसकी एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मिल गई कि V × P = K। हम आगे जाकर अगर कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उसके अंदर हम हमेशा यही एक्सप्रेशन को यूज़ करेंगे, शुरू से डेरिवेशन नहीं करेंगे इक्वेशन की। अब आगे लिखा हुआ है कि वेयर K इज़ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, जैसे हमने अभी पढ़ा कि जब हम प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाएंगे तो वहाँ पर हम K लगा देंगे, ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। द वैल्यू ऑफ K इज सेम, जो वैल्यू होती है K की वो हमेशा एक जितनी रहती है। फॉर द सेम अमाउंट, अगर हमने किसी भी गैस का एक जितना अमाउंट लिया है तो देयरफॉर बॉयल्स लॉ कैन बी स्टेटेड एज, इसकी वजह से हम बॉयल्स लॉ को ऐसे भी लिख सकते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, कि जो प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट है ऑफ अ फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस, ठीक है, किसी भी गैस के फिक्स्ड मास का, कि मास हमेशा एक जितना रह रहा है उस गैस का, वो हमेशा ऑफ अ गैस इज कांस्टेंट, ये हमेशा एक जितना होगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर हमने गैस का कोई एक जितना वॉल्यूम कभी भी लेंगे, उसके जो प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट है, मतलब प्रेशर और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर जो प्रोडक्ट आ रहा है वो हमेशा एक जितना रहेगा उस वक्त जब हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे। तो हमने आगे क्या करना है कि असल में हमारे पास एक गैस है, हमने क्या किया, अभी उसके प्रेशर को बढ़ाना या कम करना शुरू नहीं किया, उसके अंदर उसका कोई ना कोई प्रेशर होगा और कोई ना कोई वॉल्यूम भी होगा। तो हमने क्या कहा, उसको हमने कहा है कि वो P1 है और वो V1 है। अब लिखा हुआ है कि इफ़ P1 V1 = K, अगर P1 और V1 K के बराबर है तो फिर, और P1 V1 क्या है, कोई भी गैस के प्रेशर को बढ़ाने से पहले या उसको कम करने से पहले जो प्रेशर है और वॉल्यूम है गैस का उसको हम P1 और V1 कह रहे हैं। इसके बाद क्या लिखा हुआ है कि P2 V2 = K। अब हमने क्या किया कि या तो हमने प्रेशर को बढ़ाया या फिर प्रेशर को हमने कम किया, तो उसकी वजह से क्या होगा कि कोई ना कोई वॉल्यूम के अंदर चेंज आएगा, तो हम उस वॉल्यूम को कंसीडर करेंगे कि V2, और वो प्रेशर जो हमने बढ़ाया था या फिर कम किया था उसे हम कंसीडर करेंगे एज P2। और हमने पहले क्या बोला था कि किसी भी गैस के फिक्स्ड मास का अगर हमने मास चेंज नहीं किया तो जो प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अब हमने गैस तो एक ही ली थी, हम क्या कह रहे हैं कि अगर P1 और V1 बराबर हैं K के, तो ज़रूरी है कि उसी गैस का P2 और V2 भी किसके बराबर होगा, K के। अब हम आ जाएंगे पेज नंबर 2 के ऊपर। पेज नंबर 2 के ऊपर क्या लिखा हुआ है कि वेयर, जहाँ पर P1 = इनिशियल प्रेशर, कि वो प्रेशर जो हमने बढ़ाया या कम किया नहीं है वो शुरू में है, इट इज़ कॉल्ड P1 और उसको हम कह रहे हैं इनिशियल प्रेशर। और उसके नीचे लिखा हुआ है कि V1 = द इनिशियल वॉल्यूम, कि वो वॉल्यूम जो ना बढ़ा है और वो वॉल्यूम जो ना कम हुआ है वो हमारे पास है असल में V1।
और उसको हम कह रहे हैं कि ये इनिशियल वॉल्यूम है। और उसी के सामने लिखा हुआ है कि P2 इज़ इक्वल टू फाइनल प्रेशर, कि वो प्रेशर जो या तो बढ़ गया है या वो प्रेशर जो कम हो गया है उसको हम कह रहे हैं कि ये P2 है, और उसको हम कह रहे हैं कि ये हमारे पास फाइनल प्रेशर है। और उसके नीचे हमने लिखा हुआ है कि V2 इज़ इक्वल टू द फाइनल वॉल्यूम, कि उस प्रेशर के बढ़ने की वजह से या फिर उस प्रेशर के कम होने की वजह से वॉल्यूम के ऊपर क्या असर हुआ है उसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास फाइनल वॉल्यूम है। एज बोथ द इक्वेशंस हैव सेम कांस्टेंट, क्योंकि दोनों इक्वेशंस का जो कांस्टेंट है वो बिल्कुल एक दूसरे के बराबर होगा। Therefore their variables, इनके जो वेरिएबल्स हैं जैसे कि P और V, वो भी क्या है, आर ऑल्सो इक्वल टू ईच अदर, वो भी एक दूसरे के बराबर हैं। क्योंकि हम लोग जो गैस का मास है वो चेंज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रेशर चेंज कर रहे हैं, उसकी वजह से वॉल्यूम चेंज हो रहा है। तो जो K है, जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, वो बराबर रहेगा। बराबर रहेगा तो क्या होगा, सेम होगा, जिसकी वजह से हम दोनों इक्वेशंस जो हमने P1 V1 इज़ इक्वल टू K और P2 V2 इज़ इक्वल टू K कही थी, उनको हम ये भी कह सकते हैं कि अगर K दोनों एक दूसरे के बराबर है तो P1 V1 भी P2 V2 के बराबर है। अब नीचे लिखा हुआ है कि दिस इक्वेशन एस्टैब्लिशेस द रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ गैस। ये एक ऐसी इक्वेशन है जो कि एक रिलेशनशिप बताती है किसके दरमियान, प्रेशर के दरमियान और उसी गैस के वॉल्यूम के दरमियान। हम करेंगे आगे कि एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। पहले हमने सिर्फ और सिर्फ लॉ के बारे में पढ़ा कि लॉ असल में है क्या। अब हम क्या करेंगे, इसको वेरीफाई करेंगे कि सच में ऐसा है या फिर नहीं है। तो लिखा हुआ है कि द रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड प्रेशर, वो रिलेशनशिप जो हमने इस्टेब्लिश किया है किसी भी वॉल्यूम और उसके प्रेशर के दरमियान, हमें उसको वेरीफाई करना है कि क्या सच में ऐसा है या फिर नहीं है। अब आगे लिखा हुआ है कि लेट अस टेक सम मास ऑफ गैस। हमने कोई भी गैस का एक मास ले लिया इन अ सिलेंडर, किसी भी सिलेंडर के अंदर, हैविंग अ मूवेबल पिस्टन, जिसका पिस्टन जो है जो उसके ऊपर लगा हुआ है वो मूवेबल है। मूवेबल क्यों है, ताकि प्रेशर को हम कम और ज़्यादा कर सकें। एंड ऑब्ज़र्व द इफ़ेक्ट ऑफ, और हमने क्या करना है, ऑब्ज़र्व करना है, देखना है किस चीज़ का इफ़ेक्ट, इंक्रीज़ ऑफ प्रेशर, कि अगर हम प्रेशर को बढ़ा रहे हैं तो उसके वॉल्यूम के ऊपर क्या इफ़ेक्ट हो रहा है, ये हमने पढ़ना है। अब हमने आगे क्या लिखा, द फिनोमेना इज़ रिप्रेजेंटेड एज, इस फिनोमेना को हम ऐसे बताएंगे कि व्हेन द प्रेशर ऑफ 2 एटमॉस्फेयर इज़ अप्लाइड, जब हमारे पास प्रेशर कितना था, 2 एटमॉस्फेयर था, तो जो वॉल्यूम था गैस का वो किसके बराबर था, 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर था। अब हमने क्या किया, सेकंड पॉइंट के अंदर इसी प्रेशर को हमने बढ़ा दिया, 4 एटमॉस्फेयर कर दिया 2 से, तो जो वॉल्यूम था वो खुद ब खुद क्या होगा, कम होगा। पहले वॉल्यूम 1 था जब हमारे पास प्रेशर 2 था, अब क्या है, प्रेशर हो गया 4 एटमॉस्फेयर, तो हमारे पास वॉल्यूम रिड्यूस हो जाएगा 0.5 डेसीमीटर क्यूब के। क्यों, क्योंकि हमने प्रेशर को बढ़ा दिया तो वॉल्यूम क्या होगा, खुद ब खुद कम होगा। अब इसके बाद क्या है कि थर्ड पॉइंट के अंदर व्हेन द प्रेशर इज़ इंक्रीज टू 3 टाइम्स, जब हमने प्रेशर कितना बढ़ा दिया, 3 टाइम्स बढ़ा दिया, तो यानी कि हमने कितना कर दिया, 6 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कर दिया, द वॉल्यूम रिड्यूसेस टू 0.33, जो वॉल्यूम था वो और रिड्यूस हो गया। क्यों, क्योंकि हमने प्रेशर को और बढ़ा दिया। पहले प्रेशर 2 था, उसके बाद हमने प्रेशर को 4 किया, अब हमने तीसरी बार जो है वो प्रेशर को हमने कर दिया 6, तो जो वॉल्यूम है वो रिड्यूस होकर हो गया 0.33 डेसीमीटर क्यूब। अब चौथे पॉइंट के अंदर क्या है, व्हेन द प्रेशर इज़ इंक्रीज टू 8 एटमॉस्फेयर ऑन द पिस्टन, जब हमने उस मूवेबल पिस्टन के ऊपर प्रेशर लगाया 8 एटमॉस्फेयर का, तो द वॉल्यूम ऑफ द गैस, जो गैस का वॉल्यूम था वो और डिक्रीज़ हो गया, कम हो गया, किसके बराबर हो गया, 0.25 डेसीमीटर क्यूब के बराबर हो गया। अब हम आ गए पेज नंबर 3 के ऊपर। इसके अंदर हमारे पास 4 सिलेंडर्स बने हुए हैं। सबसे पहले हम लोगों ने उसी बात की वेरिफिकेशन करनी है जो हमने थ्योरी के अंदर पहले लिखा था। पहले सिलेंडर के अंदर हम लोग वॉल्यूम कंसीडर कर रहे हैं 1 डेसीमीटर क्यूब, जब प्रेशर हमारे पास
2 एटमॉस्फेयर का है। दूसरे सिलेंडर के अंदर हम क्या कर रहे हैं, हमने कहा कि उसका वॉल्यूम डिक्रीज़ हो गया अगर हमने प्रेशर को बढ़ा दिया और प्रेशर को कर दिया 4 एटमॉस्फेयर। अब तीसरे के अंदर हम क्या कह रहे हैं कि हमने प्रेशर को कर दिया 6 एटमॉस्फेयर, तो क्या हो गया कि जो वॉल्यूम है वो और डिक्रीज़ होकर हमारे पास हो जाएगा 0.33 डेसीमीटर क्यूब। और फोर्थ सिलेंडर के अंदर हमने क्या किया कि और ज़्यादा प्रेशर को बढ़ा दिया, मतलब हमने 8 एटमॉस्फेयर कर दिया प्रेशर को, तो हमारे पास जो वॉल्यूम है वो कितना हो जाएगा 0.25 डेसीमीटर क्यूब। अब हम क्या कहेंगे आगे कि व्हेन वी कैलकुलेट द प्रोडक्ट ऑफ वॉल्यूम एंड प्रेशर, जब हम इनके वॉल्यूम और प्रेशर का प्रोडक्ट निकालेंगे, मतलब उनको मल्टीप्लाई करेंगे इस एक्सपेरिमेंट के लिए, द प्रोडक्ट ऑफ ऑल दीज एक्सपेरिमेंट्स, इन सारे एक्सपेरिमेंट्स का जो प्रोडक्ट होगा वो कांस्टेंट होगा आई, और वो होगा 2 एटमॉस्फेयर डेसीमीटर क्यूब। अब हमने ये यूनिट क्यों यूज़ किए हैं, ये इसलिए यूज़ किए हैं क्योंकि हम प्रोडक्ट लगा रहे हैं किसका, प्रेशर का और वॉल्यूम का। तो जो प्रेशर है उसका यूनिट होता है एटमॉस्फेयर और वॉल्यूम का यूनिट होता है डेसीमीटर क्यूब, इसलिए हमने ये यूनिट इस्तेमाल किया किसके लिए, इनके प्रोडक्ट निकालने के लिए। आगे लिखा हुआ है कि इट प्रूव्स द बॉयल्स लॉ, इसके मुताबिक बॉयल्स लॉ को हमने क्या किया, प्रूव कर दिया, कि जिसके अंदर लिखा हुआ है P1 V1 इज इक्वल टू, P1 क्या था 2 और वॉल्यूम था 1, हमने इनको मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आंसर आया 2। फिर हमने कहा P2 V2 इज इक्वल टू, P2 को हमने बढ़ाकर कितना कर दिया था 4, और जो वॉल्यूम था वो हमारे पास था 0.5, तो इसका जो आंसर है हमारे पास वो भी हमारे पास आएगा 2। अब हमने कहा कि P3 V3 इज इक्वल टू, P3 को हमने बढ़ाकर कर दिया था 6 और हमारे पास वॉल्यूम आया था उसका 0.33, तो इनका प्रोडक्ट हमारे पास आएगा 2। अब हमने आगे किया कि P4 V4 इज इक्वल टू, P4 हमारे पास था 8 और जो वॉल्यूम था उसका वो है हमारे पास 0.25, तो जो हमारे पास आंसर आएगा इसका वो आएगा 2। अब इससे हमें ये बात प्रूव हो गई कि हमारे पास जो बॉयल्स लॉ है उसके मुताबिक एक कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर जो प्रेशर और वॉल्यूम है किसी भी गिवन मास ऑफ गैस का, जब हमने मास उतना ही रखा है तो वो कभी चेंज नहीं होगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। और इसके अंदर भी क्या आ रहा है, हर बार आंसर जो है वो हमारे पास आ रहा है 2 एटमॉस्फेयर डेसीमीटर क्यूब। तो इस तरीके से जो बॉयल्स लॉ है वो प्रूव हो जाती है। अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे रिलेटेड टू द बॉयल्स लॉ। इसके अंदर 2 एग्जाम्पल्स आती हैं बुक के अंदर। सबसे पहली एग्जाम्पल क्या है कि एग्जाम्पल नंबर 5.1, उसके अंदर क्या लिखा है कि अ गैस विद वॉल्यूम, एक गैस है और उसका वॉल्यूम है 350 सेंटीमीटर क्यूब, और उसका जो प्रेशर है वो हैज़ अ प्रेशर ऑफ 650 mm Hg। 650 mm of Hg, mm of Hg जो है वो प्रेशर के अंदर हमने पहले भी पढ़ा था, क्योंकि हम लोग कंपेयर कर रहे होते हैं मरकरी से, इसलिए हम लोग mm of Hg लेते हैं। अब आगे लिखा हुआ है कि इफ़ इट्स प्रेशर इज़ रिड्यूस टू, अगर इसका प्रेशर हमने कम कर दिया कितने पर, 325 mm of Hg। हमने इसका प्रेशर पहले कितना था, 650 mm of Hg था, हमने इसको कम करके कर दिया 325 mm of Hg। अब हमें आगे क्या कह रहे हैं कि कैलकुलेट व्हाट विल बी इट्स न्यू वॉल्यूम, हमें ये बताएं कि इसका नया वॉल्यूम क्या होगा। सबसे पहले हमारे पास कितने वॉल्यूम दिए हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ एक वॉल्यूम दिया हुआ है कि गैस का जो वॉल्यूम है वो हमारे पास 350 सेंटीमीटर क्यूब है। इसके बाद हमारे पास प्रेशर 2 दिए हुए हैं कि पहले प्रेशर हमारे पास 650 mm था और हमने क्या किया, उसको कम कर दिया 325 mm of Hg के। अब ये हमें ये कह रहे हैं कि हमें इसका नया वॉल्यूम निकालना है। सबसे पहले हम इसका डेटा बनाएंगे। हमें इन्होंने बोला था कि एक गैस है, उसका पहले वॉल्यूम कितना है 350 सेंटीमीटर क्यूब, तो ये हमारे पास आ जाएगा कि ये V1 है। तो हम डेटा में बनाएंगे कि V1 इज इक्वल टू 350 सेंटीमीटर क्यूब। अब आगे लिखा हुआ है हैज़ अ प्रेशर ऑफ 650 mm of Hg, और उस वॉल्यूम के ऊपर प्रेशर कितना था, 650 mm Hg था। तो ये हमारे पास आ गया P1 के P1 इज इक्वल टू 650 mm of Hg।
अब आगे लिखा हुआ है इफ़ इट्स प्रेशर इज़ रिड्यूस टू, अगर हमने इसका प्रेशर कम कर दिया किसके बराबर, 325 mm ऑफ Hg, कि हमने इसका प्रेशर कम कर 325 कर दिया, ये केस क्या हो गया, P2 हो गया। P2 इज इक्वल टू 325 mm ऑफ Hg। अब आगे लिखा हुआ है हमारे पास कि कैलकुलेट, क्या निकालना है हमें, व्हाट विल बी इट्स न्यू वॉल्यूम, इसका नया वॉल्यूम कितना होगा, कि V2 कितना होगा। तो हम लोग फिर डेटा के अंदर ये लिख देंगे कि V2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब हम आगे सॉल्यूशन की हेडिंग डालेंगे। हमारे पास दी हुई है पेज नंबर 4 के ऊपर, तो लिखा हुआ है कि सॉल्यूशन, नीचे लिखा हुआ है वी नो द फॉर्मूला, कि हमें फॉर्मूला पता है। क्योंकि यहाँ पे प्रेशर और वॉल्यूम की बात हो रही है, तो जहाँ पर भी प्रेशर और वॉल्यूम की बात हो रही होगी कि वो चेंज हो रहे हैं, तो वहाँ पर हम लोग हमेशा बॉयल्स लॉ का फार्मूला लगाएंगे। और वो फार्मूला जो हमने ड्राइव किया था वो ये था कि P1V1 इज़ इक्वल टू P2 और V2। क्योंकि हमें अपने गिवन क्वेश्चन के अंदर V2 निकालना है, तो हम क्या करेंगे कि V2 को एक साइड पर छोड़ देंगे, बाकी सारे वेरिएबल्स को एक जगह पर जमा कर लेंगे। अब हम ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें इससे आसानी होगी। अब हमने आगे क्या बोला कि V2 इज़ इक्वल टू P1V1, और क्योंकि P2 इज़ इक्वल टू की राइट साइड के ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा था, इसलिए जब लेफ़्ट साइड के ऊपर जाएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा। अब हम आगे लिखेंगे कि बाय पुटिंग द वैल्यूज़, अब हमें क्या करना है, वैल्यूज़ को पुट करना है। V2 इज़ इक्वल टू, क्योंकि हमारे पास P1 कितना था, P1 था हमारे पास 650 mm ऑफ Hg, और V1 हमारे पास था 350 सेंटीमीटर क्यूब, डिवाइडेड बाय P2 हमारे पास कितना था, वो था 325 mm ऑफ Hg, क्योंकि हमने उसको रिड्यूस कर दिया था। अब हमने इसके फार्मूला के अंदर इसकी वैल्यूज़ को पुट कर लिया और कैलकुलेटर से इसका आंसर निकाल लिया। हमारे पास V2 आएगा 700 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम आगे लिखेंगे कि द वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज़ डबल्ड बाय रिड्यूसिंग इट्स प्रेशर टू हाफ, क्योंकि पहले उसका प्रेशर कितना था, 650 था, हमने उसको कम कर हाफ पर ले आए, मतलब 325 mm ऑफ Hg पर ले आए। तो इसका वॉल्यूम जो पहले कितना था, 350 था, वो डबल होकर कितना हो जाएगा, 700 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। जब प्रेशर हाफ रिड्यूस हुआ है तो वॉल्यूम भी कितना बढ़ेगा, हाफ बढ़ेगा। इसके बाद आ जाएंगे हम एग्जाम्पल नंबर 5.2 के ऊपर। इसके अंदर पहले लिखा हुआ है कि 785 सेंटीमीटर ऑफ क्यूब ऑफ अ गैस वॉज इनक्लोज इन अ कंटेनर, कि हमारे पास वॉल्यूम कितना है, 785 सेंटीमीटर क्यूब है एक ऐसी गैस का जिसको हमने एक कंटेनर के अंदर डाला हुआ है, अंडर अ प्रेशर ऑफ, और उसका प्रेशर कितना है, 600 mm ऑफ Hg है। उसका प्रेशर हमारे पास 600 mm Hg दिया हुआ है। इफ़ वॉल्यूम इज़ रिड्यूस्ड, अगर हमने वॉल्यूम रिड्यूस कर दिया 350 सेंटीमीटर क्यूब के, पहले वॉल्यूम कितना है हमारे पास, 785 सेंटीमीटर क्यूब, उसको हमने कम कर दिया 350 सेंटीमीटर क्यूब, तो व्हाट विल बी द प्रेशर, तो हमें उसका प्रेशर बताना है। हमें कहाँ पर क्या दिया हुआ है, सबसे पहले वॉल्यूम दिया हुआ है 785 सेंटीमीटर क्यूब, और दूसरा वॉल्यूम हमें दिया हुआ है जो हमने कम किया 350 के ऊपर लिया है सेंटीमीटर क्यूब, उस गैस का जिसका पहला प्रेशर था हमारे पास 600 mm Hg, और हमें बताना ये है कि अब उसका नया प्रेशर कितना होगा। तो हम सबसे पहले इसका डाटा बनाएंगे, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि V1 इज़ इक्वल टू, V1 था हमारे पास 785 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि सबसे पहले वही गैस थी जो कि किसी भी कंटेनर के अंदर इनक्लोज हुई थी। इसके बाद हमारे पास P1 कितना था, पहले जो वॉल्यूम था उसका प्रेशर था 600 mm ऑफ Hg। अब आगे दिया हुआ था कि अगर हमने इसका वॉल्यूम कम कर दिया 350 तक, तो ये डाटा के अंदर हमारे पास आएगा कि ये V2 है, और V2 किसके बराबर है, 350 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर है। और हमें लिखा हुआ था व्हाट विल बी द प्रेशर, अब इसका नया प्रेशर क्या होगा, मतलब P2 क्या होगा। तो हम डाटा के अंदर ये लिखेंगे कि P2 इज़ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, क्यों, क्योंकि हमें P2 नहीं पता कि P2 क्या हो सकता है।
इसके बाद हमने सॉल्यूशन की हेडिंग डाली, और क्योंकि यहाँ पर प्रेशर और वॉल्यूम के चेंज हो रहे हैं आपस में या उनकी वजह से इफ़ेक्ट हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पर बॉयल्स लॉ लगा सकते हैं। और यहाँ पर टेम्परेचर की कोई बात नहीं हो रही है, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है। अगर कहीं पर टेम्परेचर कांस्टेंट लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ, हम बॉयल्स लॉ के लिए अज्यूम ही ये करेंगे कि असल में टेम्परेचर हमारे पास कांस्टेंट है। अब हम आ जाएंगे इसके सॉल्यूशन के अंदर और हम ये लिखेंगे कि बाय यूजिंग द बॉयल्स लॉ। अब हम ऐसा क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर अगर टेम्परेचर जो है उसकी बात नहीं हो रही है, प्रेशर और वॉल्यूम की बात हो रही है, तो ये ज़रूरी बॉयल्स लॉ ही है। अब हमने इक्वेशन लिख दी कि P1 V1 इज इक्वल टू P2 और V2। अब हमें यहाँ पर P2 फाइंड करना है, तो हम ये कोशिश करेंगे कि बाकी सारे वेरिएबल्स को एक जगह पर ले आएँ। हमने बोला कि P2 इज इक्वल टू P1 V1 डिवाइडेड बाय V2। क्यों? क्योंकि V2 राइट साइड पर क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई। अब हम जब उसे इज इक्वल टू की लेफ्ट साइड पर लेकर जाएंगे तो वही चीज़ जो है वो डिवाइड हो जाएगी। तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी ऐसे कि P2 इज इक्वल टू P1 V1 अपॉन V2। अब हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज़ डाल देंगे। हमारे पास P2 इज इक्वल टू P1 हमारे पास है 600 mm ऑफ Hg, और हमारे पास जो वॉल्यूम है वो है 785। अब हमने डिवाइड करना है V2 से, तो हमारे पास V2 था वो कम होकर हमने कितना कर दिया था, 350 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमने कैलकुलेटर के अंदर इसकी वैल्यू डाल दी कि 785 मल्टीप्लाई बाय 600 डिवाइडेड बाय 350। तो हमारे पास आंसर आ गया कि P2 इज इक्वल टू 1345.7 mm ऑफ Hg। अब हमने ज़्यादातर प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेयर के अंदर ही कैलकुलेट करना है, या फिर हम ज़्यादातर करते हैं। तो हम क्या करेंगे कि P2 इज इक्वल टू 1345.7 mm ऑफ Hg डिवाइडेड बाय 760 टॉर। अब हमने ऐसा क्यों लिखा, हमने ऐसा इसलिए लिखा कि जो 1 एटमॉस्फेयर है वो बराबर होता है 760 mm ऑफ Hg के, और ये 760 mm ऑफ Hg जो है वो बराबर होता है 760 टॉर के। तो हमने अगर 1 एटमॉस्फेयर जो है अंदर कन्वर्ट करना है किसी भी mm ऑफ Hg को, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 760 से। अब हमने क्या किया कि 1345.7 डिवाइडेड बाय 760 इज इक्वल टू 1.77 एटमॉस्फेयर। हमने इसका रिजल्ट ऐसे लिखा कि द प्रेशर इज़ इंक्रीज्ड, प्रेशर जो है वो बढ़ गया। क्यों? क्योंकि हम लोगों के पास पहले प्रेशर mm ऑफ Hg के अंदर दिया हुआ था और हमारे पास V1 था 600 mm ऑफ Hg। अब जो है ये बढ़कर कितना हो चुका है, अब ये हो चुका है हमारे पास 1345.7 mm ऑफ Hg, और हमारे पास वॉल्यूम पहले कितना था, 785 सेंटीमीटर क्यूब, और वो कम होकर हमारे पास हो गया था 350 सेंटीमीटर क्यूब। तो हम क्या करेंगे कि एक तरीके से क्या हुआ कि वॉल्यूम के कम होने की वजह से जो प्रेशर है वो क्या है, वो बढ़ गया है। तो हम लोग इसके रिजल्ट के अंदर लिखेंगे द प्रेशर इज़ इंक्रीज्ड बाय डिक्रीजिंग द वॉल्यूम। इसके बाद जो चीज़ हम पढ़ेंगे वो है एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल। पहले हम यहाँ पर ये बात करेंगे कि असल में एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता क्या है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर होता है कि जिसके अंदर हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर को एक स्केल के ऊपर मेजर करते हैं, और उस स्केल के अंदर जो ज़ीरो पॉइंट होता है उसको हम लोग एज एब्सोल्यूट ज़ीरो कंसीडर करते हैं। जहाँ पर हम क्या कहते हैं कि एक ऐसा ज़ीरो है जो हम एब्सोल्यूट ज़ीरो कह रहे हैं कि वहाँ पर जो आइडियल गैस है उसका वॉल्यूम बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। लेकिन असल में आइडियल गैस जो है वो सिर्फ हमारी एक असम्पशन है। असल में आइडियल गैस जो है वो उसके करीब करीब कोई गैस बिहेवियर अपना शो कर सकती है कि ये बहुत ज़्यादा नियर होगी आइडियल गैस के, लेकिन कोई भी गैस असल में आइडियल गैस नहीं है अभी तक। तो हम इसके अंदर पढ़ रहे हैं कि लॉर्ड केल्विन इंट्रोड्यूस्ड एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल, कि लॉर्ड केल्विन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल या फिर केल्विन स्केल। दिस स्केल ऑफ टेम्परेचर स्टार्ट्स फ्रॉम, ये जो स्केल है टेम्परेचर का ये स्टार्ट करता है 0 केल्विन से, या फिर इसी 0 केल्विन को हम लोग क्या लेते हैं, -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड लेते हैं।
अब हम आगे जाकर ये बताएंगे कि हम ये लेते असल में क्यों हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं कि विच इज़ गिवन एज द नेम ऑफ एब्सोलूट ज़ीरो, कि इस स्केल के अंदर एक ज़ीरो केल्विन है टेम्परेचर का और उसको हम नाम देते हैं एब्सोलूट ज़ीरो का। इट इज़ द टेम्परेचर, ये वो टेम्परेचर है एट विच एन आइडियल गैस, एक ऐसी गैस जो आइडियल है उसका जो वॉल्यूम है ज़ीरो वॉल्यूम, कि एक आइडियल गैस का जो वॉल्यूम है वो कम होकर इतना हो जाएगा कि वो ज़ीरो हो गया और वो वॉल्यूम बिल्कुल ख़त्म हो गया। अब हम आगे क्या कह रहे हैं कि एज बोथ द स्केल्स हैव इक्वल डिग्री रेंज, जो इनकी डिग्रीज़ हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल बराबर होती हैं, जिसकी वजह से हम क्या कह रहे हैं कि अगर हम ज़ीरो केल्विन को बराबर ले रहे हैं -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड के, तो हम क्या करेंगे, अगर हमने ज़ीरो केल्विन को बढ़ाकर कितना कर दिया 273 केल्विन कर दिया, तो वो किसके बराबर होगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होगा। कैसे कि अगर ज़ीरो केल्विन बराबर था -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड के, तो अगर हम ज़ीरो केल्विन को कर देंगे कितना 273 केल्विन, तो जो डिग्री सेंटीग्रेड है वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो पर आ जाएगा। अब आगे ये लिखा हुआ है कि कन्वर्जन ऑफ केल्विन स्केल टेम्परेचर, कि हमें कन्वर्ट करना है केल्विन स्केल के टेम्परेचर को टू सेल्सियस टेम्परेचर, डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर के अंदर, एंड वाइज वर्सा, मतलब या तो हमें केल्विन स्केल के टेम्परेचर को डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर कन्वर्ट करना है या फिर डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर को केल्विन के अंदर कन्वर्ट करना है। तो वो हम कैसे करेंगे, हमारे पास क्या किया हुआ है, ये हमें पास दो इक्वेशंस दी हुई हैं कि अगर हमारे पास टेम्परेचर केल्विन के अंदर है, यानी मतलब हमें केल्विन के अंदर कन्वर्ट करना है डिग्री सेंटीग्रेड को, तो हम क्या करेंगे कि केल्विन के अंदर कन्वर्ट करने के लिए डिग्री सेंटीग्रेड हमें जितना भी दिया होगा उसके अंदर हम प्लस कर लेंगे 273। तो हमारे पास वो टेम्परेचर जो पहले डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर था, चाहे कोई भी वैल्यू हो, वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, इनटू द केल्विन। अगर हम उसके अंदर प्लस 273 ऐड कर लेंगे तो अब हम दूसरी बात क्या करें कि अगर कोई भी टेम्परेचर है वो केल्विन के अंदर दिया हुआ है और हमें ये कहा है कि हमें उसे डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर कन्वर्ट करना है, तो हम कैसे करेंगे कि किसी भी टेम्परेचर के अंदर जो केल्विन के अंदर है उसके अंदर से 273 को माइनस कर देंगे, तो वो टेम्परेचर हमारे पास खुद ब खुद किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब अगर हमें केल्विन के अंदर कन्वर्ट करना है डिग्री सेंटीग्रेड को, तो हम प्लस करेंगे 273, और अगर हमें डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर कन्वर्ट करना है किसी भी केल्विन की वैल्यू से, तो हम कर देंगे -273।